हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन वे क्लास में। और हमारा टॉपिक चला था, मैंने कराया था एल्गी, फंजाई, लाइकेन, और हम पढ़ रहे थे थैलोफाइटा। उसी में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि एक बैक्टीरिया नाम का भी इंसान आएगा, हम उसको भी पढ़ेंगे। और आपने सुना भी होगा कि बैक्टीरिया से क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो अपने आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डीपली मतलब इनफ ऑफ एसएससी। ठीक है, हमारा सबसे पहले बैक्टीरिया होता क्या है, बैक्टीरिया खोजा किसने, सबसे पहले ये पढ़ते हैं बैक्टीरिया होता क्या है, ये पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एंटी वॉन ल्योनहुक ने की थी। किसने की थी? एंटी वॉन ल्योनहुक ने की थी। ठीक है, पर जीवाणु नाम किसने दिया था? हेरनबर्ग ने दिया था। किसने नाम दिया था? हेरनबर्ग ने 1829 में दिया था। 1829 से पहले बैक्टीरिया की खोज हो चुकी थी। किसने की? एंटी वॉन ल्योनहुक ने की थी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है, तब भी हमारा राइट आंसर क्या होता है? एंटी वॉन ल्योनहुक होता है। ठीक है, इस इंसान ने खोज की पर नामकरण नहीं कर पाया। नामकरण किसने किया? 1829 में हेरनबर्ग ने किया। देखो, बैक्टीरिया बुरे भी होते हैं, बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे रेबीज के टीके की खोज की थी 1812 और 1819 के मिडल में लुई पाश्चर नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने रेबीज के टीके की खोज की। और इसने एक और चीज़ की खोज की कि हमारे दूध में क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, अब इस बात को प्रूफ करने के लिए उसने बहुत सारे मेथड यूज़ किए थे। आपको भी पता है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का यूज़ किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है। हमें भी पता है और आपको भी पता है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। ऐसा तो है नहीं कि ये बैक्टीरिया कहाँ है, दही में है? नहीं, ये बैक्टीरिया दूध में होते हैं। ठीक है, इन सभी पर डिस्कस करने के बाद में लुई पाश्चर ने क्या किया? एक सिद्धांत दिया और कुछ खोजें की। 1812 से लेकर 1819 के बीच में लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की तथा दूध के पाश्चरीकरण की भी खोज की। और उसने दो तरह के मेथड निकाले। पहला मेथड था LTH और दूसरा मेथड था HTST। LTH का मतलब होता है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, यानी कि कम तापमान पर आप ज़्यादा वक्त व्यतीत करें। LTH का मतलब क्या होता है? लो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या हो? कम हो। होल्डिंग मेथड, यानी कि आप टाइम को क्या कर दो? होल्ड कर दो। ये वही बात है कि अगर मैं दूध गर्म करूं, मैं उसे 31 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करूं, तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। उसे क्या लगेगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। इसे बोलते हैं LTH। LTH पर लुई पाश्चर ने बोला कि या तो हम दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। या उसने दूसरी खोज की HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, यानी कि या हम उसे हाई टेम्परेचर पर कम वक्त के लिए गर्म कर लें। कितने? 71.7 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो और कितने सेकंड के लिए? 15 सेकंड के लिए। ये लुई पाश्चर ने बोला। अब बैक्टीरिया की आकृति की बात करते हैं। बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो सर्कल भी होता है, यानी कि गोलाकार भी होती है, छड़ाकार भी होती है। ठीक है, 2-3 तरह की संरचना पाई जाती है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि बैक्टीरिया की क्या क्या काम होते हैं। बैक्टीरिया का सबसे पहला काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या काम? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है हमारा एनाबिना और नॉनस्टॉक। हमारा एनाबिना तथा नॉनस्टॉक साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? N2 का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, आपने एक और नाम सुना होगा, राइजोबियम। राइजोबियम सुना है? लेग्यूमिनेसी के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम, जो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है।
आपसे 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवाणु शब्द का नामकरण किसने किया, तो हेरनबर्ग ने किया। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुई पाश्चर ने किन किन की खोज की, रेबीज के टीके और दूध के पाश्चरीकरण की खोज की। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस साइनोबैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, तो एनाबिना तथा नॉनस्टॉक। और फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेग्यूमिनेसी डिपार्टमेंट में किस बैक्टीरिया से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो वो हमारा राइजोबियम है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कुछ बैक्टीरिया का यूज़ किस में किया जाता है, जो हमारे चमड़े टैनिंग प्रक्रिया होती है। टैनिंग रिएक्शन में क्या होती है कि हमारे चमड़े, हमारी खाल को हटाना, उससे बालों को हटाना, इन सभी रिएक्शन में किसका यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है। कुछ केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये है हमारा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाऊंगा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो अब हमारी जो अगली चीज़ पढ़ेंगे हम, उसे बोलते हैं ब्रायोफाइटा। सबसे पहले एल्गी और मैंने आपको फंजाई पढ़ाई, उसके बाद में मैंने आपको लाइकेन पढ़ाया, क्योंकि दोनों पे वो सहजीवी लाइफ जीता है। उसके बाद में मैंने आपको आज क्या पढ़ाया है, बैक्टीरिया पढ़ाया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारा ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा अपने डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 2021-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 21-22 में नहीं, 19 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि किस लाइकेन का यूज़ इत्र बनाने में किया जाता है, और मैंने रिसेंट क्लास में पढ़ाया भी है। वाले ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेक्सुअल कंडीशन पर पूछा जाता है। किस पर पूछा जाता है, सेक्सुअल कंडीशन पर। ब्रायोफाइटा की लगभग 32,000 जातियां हैं। ठीक है, जो स्थलीय हैं। इन ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। अगर मैं बोलूं तो वस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है। किसका, वस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है, यानी कि वस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। थर्ड क्वेश्चन, इसे प्लांट का क्या बोला जाता है, एमीफीमियन ग्रुप बोला जाता है, यानी कि उभयचर वर्ग बोला जाता है। कौन सा, उभयचर वर्ग बोला जाता है। और आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, आपसे भी क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि प्लांट के किस फाइलम को, यानी कि प्लांट के किस फाइलम को एमीफीमियन ग्रुप बोला जाता है, तो उसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा प्लांट्स को क्या बोला जाता है, एमीफीमियन ग्रुप बोला जाता है। ये कहाँ, जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। अब मैं बात करूँ ब्रायोफाइटा के। ब्रायोफाइटा देखना हो किसी को तो ये क्या करते हैं, बड़े पौधे के नीचे होते हैं। बड़े पौधे के नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनकी लाइफ बहुत कम होती है और ज़्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं। इन्हें सेक्सुअल कंडीशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, वाटर। इनके लिए वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इन्हें निषेचन करना होता है तब इन्हें जल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसी तरह एक ब्रायोफाइटा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सफैगनम मॉस। सफैगनम मॉस, सफैगनम मॉस। ब्रायोफाइटा क्या काम करता है, मृदा अपर्दन का भी काम करता है। मृदा अपर्दन रोकने का काम करता है। मृदा अपर्दन रोकने कैसे, ये छोटे छोटे प्लांट उग जाते हैं। ये देखो, ये कोई 50 स्क्वायर फीट मान लो, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट उग जाएंगे। छोटे छोटे प्लांट क्या करते हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे तो ये जड़ें इनकी निकल जाएगी, तो इस तरह ये मृदा अपर्दन को रोक लेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे सफैगनम मॉस की बात कर रहा था। सफैगनम मॉस का ज़्यादातर यूज़ ईंधन के रूप में किया जाता है। बहुत कम यूज़ इसका एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक दवाइयों के रूप में। ठीक है, पर ज़्यादातर यूज इसका यूज सबसे ज़्यादा क्या कौन करता है, माली लोग करते हैं। माली लोग यानी कि जो पौधे उगाते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि सर इसके अंदर एक खास बात होती है। सफैगनम मॉस अपने भार का 18 गुना, अगर इसका भार 1 है, अगर इसका भार 1 है तो ये अपने से 18 गुना अधिक पानी सोख सकता है।
अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, सफेगनम मोस का यूज़ कहाँ किया जाता है, माली यूज़ करते हैं। जब प्लांट का मूवमेंट करवाते हैं तब सफेगनम मोस का यूज़ करते हैं, क्योंकि सफेगनम मोस अपनी क्षमता से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहता। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे एल्गी, फंजाई और लाइकेन से आते हैं, क्योंकि उनसे उनके यूजेस पूछे जाते हैं जो लगभग बच्चा गलत करता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा, अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा पर अपने डिस्कस करते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा होते हैं ना, ये ज़्यादातर नमी छायादार वाले स्थानों पे यानी कि यहाँ उगते हैं। ठीक है, अब इनकी खास बात होती है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इतने प्लांट जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाए उनमें मैंने आपको क्या बोला कि इतना खास होता नहीं है, यानी कि खास मतलब वैसे खास होता है लेकिन वैसे यानी कि लीफ में पार्टीशन नहीं होता, लीफ रूट और इन सब में पार्टीशन होता नहीं है, हमें पता नहीं लगता हमारे फिजिकल रूप से देखने पर टेरिडोफाइटा में पता लगता है, यानी कि पत्ती तना जड़ें विभेदित होती है। क्या होती है, विभेदित होती है, यानी कि टेरिडोफाइटा जो प्लांट होते हैं वो लीफ स्टेम और रूट में क्या होते हैं, डिवाइडेशन होते हैं। इनमें जाइलम फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं, यानी कि वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, पर जाइलम में वेसल सेल और इसमें कॉम्पेनियन सेल नहीं होती, सिर्फ ये चीजें पाई जाती हैं। टेरिडोफाइटा मैंने क्या बोला, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, पर कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती, मैंने आपको बोला कि जाइलम में वेसल सेल नहीं होती और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल नहीं होती। ये पौधे बीजाणुजनक होते हैं, पौधे बीजाणुजनक होते हैं, बीजाणुजनक होते हैं। तो सेक्सुअल भी किससे करेंगे, बीजाणुओं के द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा इस करेंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है कि टेरिडोफाइटा के तने को क्या कहा जाता है। टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उनके तने को, तना होता है जो स्टेम होता है उसको बोलते हैं राइजोम। क्या बोलते हैं, राइजोम। टेरिडोफाइटा नमी व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पत्ती तना और जड़ें में विभेदित होते हैं। जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम में वेसल और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल नहीं पाई जाती। फिर मैंने आपको बोला कि तने को क्या कहा जाता है, तो तने को बोला जाता है राइजोम। क्या बोला जाता है, राइजोम। फिर मैंने बोला कि पौधे कैसे होते हैं, बीजाणुजनक होते हैं, यानी कि ये अपनी सेक्सुअल कंडीशन किससे डिपेंड करते हैं, बीजाणुओं द्वारा होती है। ये था हमारा टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये है हमारा टेरिडोफाइटा। अब हम कल शुरू करेंगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकोट, मोनोकोट, उन सब पर अपने डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।